हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आधुनिक काल के सभी MCQs करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो लंबी हो गई तो हो सकता है मैं इसके 2 पार्ट भी कर दूं। अदरवाइज पूरा आधुनिक काल यानी कि आधुनिक काल क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि इस परीक्षा के संदर्भ में, तो हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट 2024 की। और इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास नंबर 42 या 43 है। जो भी एग्जैक्ट क्लास होगी मैं थंबनेल पर डाल दूंगी। तो आज की वीडियो जो महत्वपूर्ण रहने वाली है HPSC स्क्रीनिंग, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। तो जो भी कैंडिडेट हिंदी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है या UGC नेट की तैयारी करना चाहता है या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो TGT PGT एस्टेट के हिसाब से आज हमारी क्लास नंबर 42 या 43 है, शायद ये रहने वाली है। और अगर आज की इस वीडियो से कोई कैंडिडेट नया जुड़ता है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद चैनल पर जाकर जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको HPSC की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। TGT PGT जो एस्टेट हैं उनकी अलग से बना रखी है। तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसके अंदर ये सारी 42 की 42 वीडियोस आपको अपलोड मिल जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट हिंदी साहित्य पढ़ना चाहता है एस्टेट के लिए तो वो हमारे सभी वीडियोस को एक ही स्थान पर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप मेरे पास कमेंट करें, मैं आपके पास लिंक शेयर कर दूंगी। जैसे कि अभी एक कैंडिडेट ने मेरे पास कमेंट किया था कि मैम अभिव्यक्ति और माध्यम के लिए आप लिंक शेयर करें, कौन सी प्लेलिस्ट है, तो मैंने उसके पास लिंक शेयर कर दिया था। इसी प्रकार से HPSC PGT हिंदी के लिए मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम आज संपूर्ण करवा दी है। 16 के 16 अध्याय शॉर्ट नोट्स के साथ मैंने सारी वीडियोस डाल दी हैं। तो आप एक बार चैनल पर जरूर आएँ, चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और फिर चैनल पर आकर एक बार आप चेक करें कि किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। तो देखो, फिर हमने TGT PGT एस्टेट के अनुसार हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना शुरू किया और उसी के संदर्भ में हमने आदिकाल पूरा एकदम डिटेल से पढ़ा। फिर हमने भक्ति काल पढ़ा, रीति काल पढ़ा और फिर आधुनिक काल पढ़ा। आधुनिक काल को मैंने आपको कई बार बताया है कि 2 भागों में आधुनिक काल के विकास क्रम के हिसाब से इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो गद्य और पद्य। तो पद्य के विकास क्रम में तो हम बिल्कुल पूरा कर चुके हैं आधुनिक काल को। और पद्य के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगति, प्रयोग और नई कविता, यहाँ तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। और रीति काल लेकर यानी कि भारतेंदु युग तक के तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और भारतेंदु युग तक के मैंने MCQs भी सारे डाल दिए हैं। तो आप सभी MCQs को वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अब गद्य की शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। क्यों कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जैसे 4 तो इसमें गद्य के अंतर्गत 4 मुख्य टॉपिक हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। तो इनमें से आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम ये वाला टॉपिक आप करवा दें, तो वहीं से मैं आपकी वीडियोस जो है फिर से शुरू कर दूंगी। लेकिन मैं खुद कन्फ्यूजन में हूँ कि अभी मैं कहाँ से स्टार्ट करवाऊँ। बाकी अगर डायरी, रिपोर्टार, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा और जीवनी, इनकी बात करें तो ये सारे एक एक वीडियो में 2-2 भी हो सकते हैं या फिर एक ही वीडियो के टॉपिक हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, टॉपिक बड़े हैं, कहानी, नाटक, निबंध और उपन्यास। तो इनमें से आप मुझे ज़रूर कमेंट करें कि मैम आप ये करवा दें। अगर ये सारे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध जो गद्य के अंतर्गत आती हैं, ये सारी मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सभी रचनाओं को आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको दोबारा से पढ़ना है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर पढ़ा दूंगी। अदरवाइज गद्य खंड मैंने अपने हिसाब से पूरा करवा रखा है और पद्य खंड मैंने करवा दिया। उसके बाद फिर मैं सिलेबस देखूंगी कि जो वीडियोस रह रही हैं वो फिर मैं डालना शुरू कर दूंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और प्रश्न नंबर 43, भारतेंदु युग की अब तक के जो मतलब मैंने वीडियो डाली थी भारतेंदु युग की, उसके अंतर्गत मैंने 42 क्वेश्चन डाल दिए थे।
तो शुरुआत करते हैं। अब पता है भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है, फिर उसके बाद छायावादी युग आएगा, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। तो बारी बारी करके हम सभी के प्रश्न यहाँ पर सोल्व करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। अब शुरुआत करते हैं द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है आपको पता है कि कहाँ से शुरू होती है। तो 1918 से द्विवेदी युग की जो सीमा है समाप्त हो जाती है, क्योंकि 1918 से 1936 तक का जो युग है ये छायावादी युग है। अगर द्विवेदी युग की सीमा की बात करूं तो सन 1900 से लेकर 1918 तक का जो काल है वो द्विवेदी युग का काल माना जाता है। और द्विवेदी युग के अंदर एक पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका, जो अहम महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है सबसे पहले 1900 में हुआ था और उसी से द्विवेदी युग की शुरुआत हो जाती है। और 1903 में जो है सरस्वती पत्रिका का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला था। अब शुरुआत करते हैं सभी प्रश्नों की और आप आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी बच्चे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें। साथ ही मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं प्रतिदिन की वीडियो शेयर करती हूँ। सबसे पहला ही प्रश्न है, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था भारतेंदु युग की जैसे ही समाप्ति होती है उसके बाद द्विवेदी युग शुरू हो जाता है। 1918 से 1900 के आसपास द्विवेदी युग शुरू हो जाता है। तो 1900 पे भारतेंदु युग की समाप्ति होती है और द्विवेदी युग का आरंभ होता है। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया? तो प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका, क्योंकि मैंने बताया कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में हुआ। 3 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला था। उसके बाद आता है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि मैम और बहुत कुछ सारी जो बातें हैं हम वीडियोस में जब पढ़ाई थी हमने तो बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैं सारी बातें बता चुकी हूँ। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है पहले वीडियो जरूर देखें, उसके बाद MCQs करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? देखो यही प्रश्न आ गया है, प्रश्न नंबर 44। तो 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाल लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया? प्रश्न नंबर 45 का आपको आंसर देना है। और ये प्रश्न भी मैंने एज इट इज़ आपको बताया था और पढ़ाया था जब मैंने दूसरी बुक से पढ़ाया था। MCQs किसी दूसरी बुक से मैंने लिए हैं, फिर भी वो सारे क्वेश्चन ये MCQs जो हैं कवर कर रहे हैं। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का काम मैंने बताया था बहुत ही अच्छे से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 45 का बाल मुकुंद गुप्त को माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा गया? ये भी बहुत ही अच्छे से बताया था जब मैंने द्विवेदी युग पढ़ाया था। बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने सारे कवि पढ़ाए थे और द्विवेदी युग की शुरुआत हमने श्रीधर पाठक से की थी, फिर उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर हरियोत जी, फिर रामचरित उपाध्याय। इस प्रकार से सारे मैंने आपको बिल्कुल क्रम से करवाए थे। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? तो स्वच्छंदतावाद का अगर नाम ले तो आपको श्रीधर पाठक इसका आंसर करना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पर यात्रा जो है हमारी बहुत ही लंबी है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इस वीडियो को देखना है और रोक रोक कर देखना है। अपनी तरफ से आंसर कीजिए और फिर आप वीडियो को चला कर देखें कि सही है या गलत है। नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं। अब आप इस प्रश्न को समझे कि नायिका भेद वर्णन कौन से युग तक चला आ रहा था? तो रीतिकाल तक आप देखेंगे और कुछ भारतेंदु युग में भी इसकी परंपरा थी नायिका भेद वर्णन की। तो रीतिकाल में तो इसकी भरमार थी, लेकिन रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आता है और आधुनिक काल में द्विवेदी युग तक भी ये चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही भारतेंदु युग के बाद जैसे ही द्विवेदी युग आता है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन संभालते हैं, तो इन्होंने नायिका भेद का जो है
विरोध किया। तो ये बताना है। प्रश्न नंबर 47 का अब तो मैंने ही बता दिया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, इन्होंने ये कहा था कि बहुत हो चुका है अभी तक न्याय का भेद, कुछ आप अपना अलग से कीजिए, ठीक है, अभी करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये विचार जो थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के थे, और ये भी मैंने पढ़ाया था आपको जब वीडियो में जब टॉपिक कंप्लीट करवाया था। संपत्ति शास्त्र के लेखक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल टीजीटी पीजीटी एस्टेट में सीधे तौर पर पूछा जाता है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, और ये प्रश्न भी मैंने उस समय करवाया था। अगर आपने वीडियो देखी है तो जरूर आंसर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक ग्रंथ था जिसका नाम था संपत्ति शास्त्र। तो इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का पूछा है आपसे, ये तो आप अपभ्रंश के अंदर पढ़ेंगे, आदिकाल के अंतर था, ये नाम भी आपका आदिकाल के अंतर्गत था। और अब ऑप्शन ये दो तो आपके पास कट हो जाते हैं क्योंकि उस समय हिंदी नहीं थी। हिंदी की शुरुआत अगर हम देखें तो सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद यहाँ पर ये संस्कृत, फिर पाली, और फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और उसके बाद आती है, अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी। तो हिंदी आप देखेंगे तो ये तो सारी चीज़ें आपने आदिकाल के अंतर्गत पढ़ी हैं, तो ये दोनों कवि आदिकाल से रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 49 में आपको बताना है, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको माना जाता है? श्रीधर पाठक को। और श्रीधर पाठक को खड़ी बोली हिंदी का स्वच्छंदतावादी कवि भी कहा जाता है। इससे पहले अभी प्रश्न ये आया था। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? श्रीधर पाठक की जितनी भी रचनाएं थी मैंने बताया था कि इन्होंने कई रचनाओं का अनुवाद किया है, तो ये बताना है। और कौन सी रचना कौन सी भाषा में लिखी, बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो जल्दी से इसका आंसर करें कि श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 50 का, तो उज्जड़ ग्राम। उज्जड़ ग्राम ध्यान कैसे रखेंगे, ब्रज में नीचे रह है, ग्राम में भी नीचे रह है, तो ये ब्रज भाषा में है, ठीक है। आगे आता है, ये एकांतवासी जो योगी है, ये हरमिट का अनुवाद किया था इन्होंने। और श्रांत पथिक जो था ये ट्रैवलर नाम से जो रचना थी उसका हिंदी में अनुवाद किया था श्रांत पथिक नाम से। तो ये अनुवादित रचना है तीनों। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता है, आपको श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता बतानी है, कौन सी है? सांधे अटन, कश्मीर सुषमा, भारत गीत या सुसंदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुसंदेश, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 51 है, श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता, सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना है सुसंदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना, सारी रचनाएं बिल्कुल सीक्वेंस से आपको लिखवाई थी, तो बताना है। प्रश्न नंबर 52, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश या कृष्ण शतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का कृष्ण शतक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये सारी जो रचनाएं हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की ही हैं। और सभी हरिओद जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। हरिओद जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत, यानी कि जो नायिकाओं के भेद बताए हैं, तो नायिका को देश प्रेमिका कहा, लोक प्रेमिका कहा, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना कौन से ग्रंथ में की है? प्रश्न नंबर 53। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रस कलश। और रस कलश के अंदर रस के माध्यम से ही नायिका भेद का वर्णन इन्होंने किया है। इस तरीके से आप अपनी थोड़ी सी ट्रिक रख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? अब यहाँ पर आपको दो प्रश्न देखने को मिलते हैं
कि प्रश्न नंबर 54 का आंसर करें। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, प्रश्न खूब पूछा जाता है परीक्षा में कि हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की रचना किसने की? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। तो यहाँ पर पूछा उसमें कितने सर्ग हैं, तो मैंने खूब अच्छे से बताए थे कि सभी रचनाओं के सर्ग आपको पता होना चाहिए। तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैथिलीशरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? मैथिलीशरण गुप्त ने अपने काव्य गुरु किसे माना? ये भी जो मैंने वीडियो में पढ़ाया था तो बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को इन्होंने अपना काव्य गुरु, कविताओं का गुरु माना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सारा हमने पढ़ा रखा है। हरियोध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है? हरियोध जी की जो भी रचनाएं हैं उनमें से रीति ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न नंबर 56 का बताना है। तो रीति ग्रंथ बताया था रस कलश, और रस कलश के अंतर्गत ही कई प्रकार की प्रेमिकाओं का जो है इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये सारी रचनाएं हरियोध जी की हैं, काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। और प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? प्रिय प्रवास नामक रचना में बताया था कितने छंद हैं, कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसमें 17 सर्ग हैं। और रस की प्रधानता कौन सी है, मतलब कौन सा रस इसमें प्रधान है? तो इसमें आपको बताना है श्रृंगार और करुण रस की क्या है इसमें प्रधानता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। हरियोध कृत वैदेही वनवास, ये किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? हरियोध जी की जो रचना है वैदेही वनवास, ये किस प्रकार की रचना है? प्रश्न नंबर 58 का बताना है आपको। तो ये एक प्रबंध काव्य है, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था। नेक्स्ट है, मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? मैथिलीशरण गुप्त की जो रचनाएं थी रंग में भंग, जयद्रथ वध, तो रंग में भंग जो है 1909 से इसकी प्रकाशन वर्ष माना जाता है। फिर रंग में भंग, जयद्रथ वध, ठीक है, ऐसे यहाँ से शुरुआत है। तो मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम रचना रंग में भंग मानी जाती है। मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? ये बताना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्र कवि, या फिर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? तो ये बताना आपको मैथिलीशरण गुप्त को। और राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? प्रश्न नंबर 60 का आंसर करना है, महात्मा गांधी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 61 का आंसर करना है। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जो राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था? तो प्रश्न नंबर 61 का आंसर है मैथिलीशरण गुप्त, यानी कि मैथिलीशरण गुप्त एक कवि होने के साथ साथ राज्यसभा के कवि भी, राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। मैथिलीशरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे मैथिलीशरण गुप्त काफी लोकप्रिय हुए? तो मैथिलीशरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न नंबर 62। तो मूल आधार है भारत भारती, जिसे, ठीक है, भारत भारती ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। याद कैसे रखेंगे, एक भारत और भारती, तो दो नाम है, तो 1912 2, ठीक है। मैथिलीशरण गुप्त की वह कौन सी रचना है जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त की वह कौन सी रचना है जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? तो वो भारत भारती ही है। अब ध्यान रखना है, भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। यशोधरा 1931 में प्रकाशित हुई थी। जय भारत और साकेत, ये सारी भी किसकी रचना है? मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। अब आपको प्रश्न नंबर 65 है, इसका मिलान करना है। तो ये आधा क्वेश्चन दूसरे पृष्ठ पर है। तो जगत सच्चाई सार, ये रचना किसकी है? तो ये रचना है श्रीधर पाठक की, मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। और बालचर जो रचना है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, यहीं पर है। अगले पॉइंट और देख लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है द्वापर किसकी है? यशोधरा, द्वापर, ये किसकी है? प्रश्न नंबर कौन सा था ये? 65 का बताना है। तो द्वापर मैथिलीशरण गुप्त की है। और पथिक किसकी है? पथिक किसकी रचना है?
पथिक है राम नरेश त्रिपाठी की, इसका ऑप्शन उधर था। प्रश्न ये था इधर ऑप्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद कर ले बस इनको। पथिक मिलन, पथिक मानसी, स्वपन, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की थी। और बालचर किसकी है? हरियोध जी की। और जगत सच्चाई सार किसकी है? श्रीधर पाठक की। द्वापर किसकी थी? मैथिली शरण गुप्त की। तो इस प्रकार से आपको करना है। सभी प्रकार के प्रश्न आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से, यानी कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है आपको। कोई कौन सी रचना पहले प्रकाशित हुई और कौन सी रचना बाद में। तो ये आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में जो रचनाएं हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की हैं सारी रचनाएं, और इनका क्रम आपको बताना है प्रश्न नंबर 66 का। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, फिर वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास। तो इनमें से आपको ऑप्शन छांटना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब प्रिय प्रवास का प्रकाशन जो हुआ था तो ये 1914 में प्रकाशित हुई थी। रस कलश जो है ये 1931 में प्रकाशित हुई। और थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि 1931 में प्रकाशित हुई। और चोखे चौपदे ये 1932 में प्रकाशित हुई। और वैदेही वनवास जो है ये 1940 में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से आपको इनका क्रम याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न भी यही है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? साकेत, झंकार, पंचवटी, भारत भारती। तो सभी को पता है ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, एक तो ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसमें से अगर किसी दो का भी पता है तो भी आप इन्हें कर लेंगे। तो पंचवटी तो मैंने ऐसे याद रखा था कि पंचवटी का प्रकाशन 25 में हुआ था, 1925 में। और थोड़ी देर पहले हमने बताया कि भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। तो आपको पता है कि भारत भारती पहले आएगी और पंचवटी बाद में आएगी। अब देखो, पंचवटी बाद में आएगी, भारत भारती पहले आएगी, तो ऑप्शन कट। पंचवटी पहले आएगी, भारत भारती बाद में आएगी, ऑप्शन भी कट। पंचवटी भारत भारती पहले आएगी, पंचवटी बाद में आएगी, ये ऑप्शन भी कट। अगर आपको दो रचनाओं के बारे में भी तो पता है तो सॉरी क्या बता दिया मैंने, इसका जो ऑप्शन है 67 का, हाँ ये ऑप्शन कट नहीं होगा, सॉरी। भारत भारती इसमें पहले है, पंचवटी बाद में है। इसको देखते हैं बाद में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये कट हो गया। इसमें पंचवटी पहले है, तो इसमें भी पंचवटी पहले था भारत भारती से, तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन भी कट। और इसमें भी पंचवटी पहले है भारत भारती से, तो ये ऑप्शन भी आपका कट। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भारत भारती, पंचवटी, फिर झंकार और फिर साकेत। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो झंकार का जो प्रकाशन था वो 1929 में, भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925 में, और झंकार 1929 में, और साकेत जो है 1931 में इसका प्रकाशन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम आपको बताना है। विष्णुप्रिया, जय भारत, द्वापर, यशोधरा। अब अगर आपको इनमें से भी प्रश्न नंबर 68 का सही आंसर करना है, तो अगर इनमें से भी आपको दो रचनाओं का भी पता है तो भी आप बता देंगे। जैसे कि विष्णुप्रिया का पता है, मेरे को हमेशा याद रहता है कि 1957 में इसका प्रकाशन हुआ। और जय भारत जो है ये इसका 1952 में प्रकाशन हुआ था। और यशोधरा और द्वापर, यशोधरा का आपको पता होना चाहिए अगर पता है, नहीं तो अगर आपको इन दो रचनाओं का पता है जैसे मुझे पता है, तो देखो इसमें जय भारत पहले आना चाहिए, विष्णुप्रिया बाद में, लेकिन यहाँ विष्णुप्रिया पहले आ रहा, जय भारत बाद में, तो ये कट हो गया। जय भारत पहले, विष्णुप्रिया बाद में, तो ये ऑप्शन हो सकता है, इसे थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ देखें विष्णुप्रिया आगे आ रहा है, जय भारत बाद में, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। तो प्रश्न नंबर 68 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो यशोधरा का प्रकाशन था वो 1932 में हुआ और द्वापर 1936 में प्रकाशित हुआ, ऐसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साकेत का प्रथम सर्ग कहाँ से आरंभ होता है? प्रश्न नंबर 69 का। तो साकेत का जो प्रथम सर्ग है वो कहाँ से शुरू होता है? प्रश्न नंबर 69। तो ये सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है।
क्योंकि ऑप्शन में यहाँ से भी आप साकेत में उर्मिला के विरह का वर्णन है इसमें, तो आप सोचेंगे कि उर्मिला का है तो राम वंदना भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है साकेत का प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना के प्रारंभ से शुरू होता है। प्रश्न नंबर 70 है, रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहाँ साकेत का अर्थ आपको बताना है, ये भी मैंने आपको बताया था। प्रश्न नंबर 70 का बताना है, और साकेत का अर्थ है अयोध्या। अयोध्या को ही साकेत कहा गया है। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस तरीके के प्रश्नों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 71 यानी कि साकेत में कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। साकेत में कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत आपको बताना है। प्रश्न नंबर 72, तो इसमें आपको बताना है भवभूति कृत उत्तर रामचरितमानस जी नहीं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस ये भी नहीं आएगा। साकेत महाकाव्य का बताना है आपको। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्येर उपेक्षिता और शंभु कृत पहुंचो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो साकेत नामक जो ग्रंथ है जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ, और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और साकेत के अंदर 12 सर्ग हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और साकेत में साकेत का अर्थ अयोध्या लिया गया है, और साकेत जो है उर्मिला के विरह का वर्णन इसमें किया गया है। और साकेत का जो आधार ग्रंथ है वो रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्येर उपेक्षिता है। ठीक है, इतनी बातें याद करके चलना है। प्रश्न नंबर 73 है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, तो इसमें नवम सर्ग जो है ये सबसे मार्मिक है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है। मैथिली शरण गुप्त की तो मैंने बताया था सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, रंग में भंग। सबसे पहले रंग में भंग, फिर जयद्रथ वध, फिर भारत भारती। तो रंग में भंग यहाँ है नहीं, तो रंग में भंग 1909 में, रंग में भंग, फिर जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912। तो सबसे पहले कौन, पंचवटी 1925 और विकट वध तो बाद में है। तो 74 का आंसर हो जाएगा। प्रकाशन क्रम की दृष्टि सबसे पहले कौन सी रचना है, जयद्रथ वध। अगर रंग में भंग होती तो सबसे पहले वो प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 75 में मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है प्रश्न नंबर 75 का, तो ये है जयद्रथ वध। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, तो ये जयद्रथ वध है। और महाभारत में आपने सुना होगा जो अर्जुन का पुत्र था वो उसको चक्रव्यूह को बेता बेता आ रहा होता है और जयद्रथ उसकी धोखे से मृत्यु करता है, तो ये उसी पर आधारित है। और प्रश्न नंबर 76 है, चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। प्रश्न नंबर 76, तो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी, इसका नाम था विष्णु प्रिया। तो यहाँ पर आपको बताना है त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो विष्णु प्रिया में मिलता है। ठीक है, विष्णु प्रिया नामक ग्रंथ में उसका वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 77, विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है। विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का, प्रश्न नंबर 77, तो साकेत, विष्णु प्रिया, यशोधरा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। अब यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी और गौतम बुद्ध भी गृह त्याग करके चले जाते हैं और यशोधरा को पता भी नहीं होता। ठीक है, तो ये भी विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा है। विष्णु प्रिया इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु की उसकी प्रिय की वर्णन है, विरह का वर्णन है। और साकेत में उर्मिला की विरहिणी का वर्णन है, मार्मिक व्यथा का वर्णन किया गया है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है। द्वापर, यशोधरा, कुल, गुरुकुल और पथिक। अब पथिक, मानसी, मिलन, सोपन, पथिक, मिलन, मानसी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। राम नरेश त्रिपाठी की हैं, तो ये फिर आपको बता, राम नरेश, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गई हूँ,
तो ये आपको बताना है ये किसका है, कौन सा नहीं है पूछा है, तो पथिक जो रचना है ये इनकी नहीं है। ठीक है, तो कौन सी रचना इनकी नहीं है, कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की नहीं है, प्रश्न नंबर 78 का सही आंसर बताना है। तो आंसर सी इसका सही आंसर होगा। मैथिलीशरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है, इसका आंसर आपको करना है। मैथिलीशरण गुप्त की अतुकांत रचना, ये भी मैंने बताया था जब पढ़ाया था, तो मेघनाद वध यह अतुकांत रचना है। और नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है, इसको बताना। बौद्धकालीन बुद्ध की संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 80 अनग्य, अनग्य, तिलोत्तमा, चंद्रहास, ये पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है ये। तो ये किस कौन से उसको बौद्धकालीन संस्कृति का वर्णन इसमें किया गया है अनग के अंतर्गत। विकट भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है। प्रश्न नंबर 81 का आपको आंसर करना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा विकट भट्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत के किस ग्रंथ में, किस सर्ग में, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है। प्रश्न नंबर 82 का सही आंसर करना है, तो इसका ऑप्शन द्वादश हो जाएगा, यानी कि 12वें सर्ग के अंतर्गत। और 9वां सर्ग सबसे ज़्यादा करुणादायक है, अभी पिछले क्वेश्चन इससे पहले ये आ चुका है। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, मैथिलीशरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। प्रश्न नंबर 83 का सही आंसर बताना है कि किस काव्य हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। तो इसमें आप सभी को पता है कि जय भारत में कहा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिलीशरण गुप्त ने किस उपनाम से किया था। ये भी बहुत अच्छे से मैंने बताया था और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माइकल मधुसूदन की रचनाओं का किस नाम से अनुवाद किया था मैथिलीशरण गुप्त ने, मधुप नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पर लगभग छायावादी युग खत्म हो जाता है। और त्रिशूल उपनाम किसका है, तो ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 85 का। तो त्रिशूल उपनाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये उपनाम वाले प्रश्न भी एक टीजीटी एस्टेट में तो जरूर पूछे जाते हैं इस प्रकार के। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का नाम बताना है, जकी उपनाम से। प्रश्न नंबर 86 का, तो जकी जगन्नाथ, जकी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कवि किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 87, यानी कि जो भक्ति काल में भी था और जो रीति काल, दोनों का सामंजस्य बिठाने वाला कवि वो कौन सा है, तो ये आपको बताना है जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 87 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रेगेंदु और साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि कौन सा था। ये भी मैंने खूब अच्छे से बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर को ये सभी उपाधियां दी गई थी। अनुराग रतन के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 89 का आंसर करना है, अनुराग रतन के रचनाकार हैं, तो इसका हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है, ये ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियां छंद में है, तो ये आपको बताना है बसंत वियोग, रावण विरोध, मृत्युंजय और स्वदेश कुंडल। प्रश्न नंबर 90 का आंसर करना है, और जो कुंडलियों छंद में लिखा गया है वो है स्वदेश कुंडल। तो यहाँ से पता भी चल रहा था, थोड़ा तुक्का भी अगर हम लगाते हैं तो। और प्रश्न नंबर 91 है, करुणा कादम्बनी के रचनाकार है। करुणा कादम्बनी के रचनाकार बताना है प्रश्न नंबर 91। तो करुणा कादम्बनी जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। और नेक्स्ट है, राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह, मैंने बताया था ये जब पढ़ाया था आपको। तो फुटकर कविताओं का संग्रह कौन सी कविता में है। राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह कौन से संग्रह में है, प्रश्न नंबर 92। तो ये है मानसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है।
तो ये मैंने बताया था कि सही अनुक्रम में ये रचनाएं बहुत ही पूछी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा मिलन, फिर पथिक, मानसी और स्वपन। मतलब मिलन होता है पथिक का मानसी से सपने में। ये मैंने इसकी ट्रिक बताई थी और उस समय भी मैंने बताया था कि जरूर पेपर में पूछी जाती है। जो मिलन है वो रचना 1917 में प्रकाशित हुई और जो पथिक है वो 1920 में प्रकाशित हुई और मानसी जो है ये 1927 और ये 1929 में प्रकाशित हुई। ठीक है, इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 93 का सी। रामनरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 94 का आंसर देना है। तो रामनरेश त्रिपाठी ने कुछ खंड काव्य लिखे थे, तो आपको इनका नाम बताना है। प्रश्न नंबर 94, तो इनके 3 खंड काव्य हैं। 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 95, तो ये हो जाएगा रामचरित उपाध्याय की। 95 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सर्गो नरक ठिकाना नहीं। यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कथन दिए गए हैं और एक सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो इसमें अब कुछ पंक्तियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। सर्गो नरक ठिकाना नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पंक्ति मुझे हमेशा याद रहती है कि ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती भगवान भारतवर्ष में गुंजे हमारी भारती। तो प्रश्न नंबर 97 का सही आंसर करना है। ये भारत भारती की पंक्ति हैं और भारत भारत की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। और भारत भारती में का प्रकाशन 1912 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है युग युग तक चलती रही कठोर कहानी रघुकुल में थी एक अभागिनी रानी। तो ये किसके बारे में कहा गया है? प्रश्न नंबर 98, तो आप समझ गए होंगे। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी रघुकुल में थी एक अभागिनी नारी। तो ये कैकेयी के बारे में कहा है। अभागिन तो उसी को कहा था, उसी के कारण राम को क्या मिला था? वनवास मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, और मुझे फूल मत मारो ये किसने कहा? ये किसकी रचना है? मुझे फूल मत मारो ये पंक्ति है और बताना है ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, मुझे फूल मत मारो। नेक्स्ट है अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है। तो ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न नंबर 100 का सही आंसर करना है। तो ये पंक्ति अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। तो देखो लगभग 50+ हम कर चुके हैं, तो भाई इससे ज़्यादा तो अभी और नहीं पढ़ाए जा रहे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 350+ जो है प्रश्न करवाऊंगी आधुनिक काल के, तभी जाके इसमें सारे जो टॉपिक है भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी, प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता आदि मतलब कवर हो पाएंगे। तो हम 50-50 करके डेली कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आपका कैसा लगा। ऐसा लग रहा है कि प्रश्नों को पढ़ कर कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी आपकी तैयारी हो रही है। इन वीडियोज़ से आपको कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। और गद्य खंड के लिए आप मेरे पास कमेंट करें कि क्या शुरुआत करवाना है, कहानी, उपन्यास, नाटक, फिर मैं वही शुरुआत करवा दूंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।